दोस्तों जरा 2023 में इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल्स की एक ग्राफ को देखिए। 31% मार्केट शेयर के साथ ओला इलेक्ट्रिक भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी है। फिर दोस्तों टीवीएस दूसरे नंबर में, बजाज चौथे नंबर में और दोस्तों हीरो ग्रुप 7वें पोजीशन पर आते हैं। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि अभी 2 साल पहले ही ओला अपनी पहली स्कूटर मार्केट में लेकर आया था, तो दुनिया जिस हीरो, होंडा, बजाज, टीवीएस का लोहा मानती थी, उन्हें ईवी टेक्नोलॉजी में ओला ने इतनी इजीली मात कैसे दे दिया? क्या दोस्तों उनके पास पैसों की कमी थी, या फिर एक्सपीरियंस, R&D, प्रोडक्शन, या फिर आफ्टर सेल सर्विस में वो ओला से पीछे हो गए? अभी कुछ दिन पहले तक ओला इलेक्ट्रिक फाउंडर भावेश अग्रवाल अपनी ओला कैब्स की डाउनफॉल और स्कूटर में लगने वाली आग की वजह से बर्बादी की कगार पर थे। वह आज इंडिया की टेस्ला बनने की बात करने लगे हैं। नेपाल, इटली और यूरोपियन कंट्रीज में उनका एक्सपोर्ट का प्लान है। और दोस्तों कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। कृत्रिम AI नाम से एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया जो चैट GPT को भी टक्कर देने वाली है। लेकिन दोस्तों इन सब के लिए जरूरत है बहुत सारे पैसों की, और दोस्तों बस यही चीज ओला के पास अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए दोस्तों जल्द ही ओला अपनी IPO लेकर आने वाली है। ऊपर से सब कुछ अच्छा दिखने के पीछे सच्चाई क्या है, आज की इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। दरअसल दोस्तों ओला की कहानी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल सन 1985 में पंजाब के लुधियाना में पैदा हुए थे। पढ़ाई में अच्छे थे और इसीलिए दोस्तों उनको IIT मुंबई में पढ़ने का मौका मिला, और साल 2008 में कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट में उनकी जॉब लग गई। लेकिन दोस्तों भावेश बचपन से ही बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे। वह एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, जिसकी वजह से दोस्तों 2 साल बाद ही उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़ दी और टूर्स एंड ट्रेवल्स की एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत की। ये फैसला दोस्तों काफी ज्यादा चौंकाने वाला था, लेकिन ऐसे ही फैसले भावेश जैसे बिजनेसमैन को दूसरे बिजनेसमैन से अलग बनाते हैं। उनकी भागदौड़ काफी ज्यादा बढ़ गई थी और उसी दौरान एक घटना ने उनकी जिंदगी का रुख पलट दिया। दरअसल वो अपने दोस्तों के साथ वीकेंड्स में बेंगलोर से बांदीपुर जा रहे थे, और दोस्तों रास्ते में किराए को लेकर ड्राइवर से कुछ कहासुनी हो गई, और दोस्तों उसने आगे जाने से ही मना कर दिया। भावेश ने दोस्तों इस घटना को दिल पे ले लिया, और दोस्तों जब वापस आकर उन्होंने रिसर्च करना चालू किया तो उन्हें तभी रियलाइज हुआ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि देश के लाखों लोगों की है। और दोस्तों एक क्वालिटी कैब सर्विस की शुरुआत इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। और फिर क्या था दोस्तों, भावेश अपना आइडिया लेकर दोस्तों के पास गए और अपने फैमिली में भी डिस्कस किया इसके बारे में। लेकिन दोस्तों ज्यादातर लोगों का रिस्पांस यही था कि IITian हो, कुछ बड़ा सोचो। लेकिन उनके एक दोस्त अंकित भाटी को उनका ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया। और फिर क्या था दोस्तों, उन दोनों ने मिलकर साल 2010 में सेविंग के पैसों से ओला ट्रिप के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च किया, जो मुंबई के लोगों के लिए आउट स्टेशन ट्रिप के लिए बुकिंग करता था। लेकिन दोस्तों लार्ज स्केल पर कैब सर्विस को शुरू करने के लिए जरूरत थी पैसों की, और इसीलिए दोस्तों अपने बिजनेस प्लान्स के साथ वो इन्वेस्टर्स की तलाश में चले गए। अब देखा जाए तो दोस्तों आइडिया में दम तो था ही, और अगर दोस्तों IIT का नाम भी साथ में जुड़ जाए तो सक्सेस लगभग पक्की ही मानी जाती है। शार्क टैंक के अनुपम मित्तल और स्नैपडील के कुणाल बहल से उन्हें अपनी शुरुआती फंडिंग हासिल हुई, और दोस्तों देखते ही देखते टाइगर ग्लोबल, मैट्रिक्स पार्टनर, सॉफ्ट बैंक जैसे बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट उन्हें फंड देने के लिए तैयार हो गए। और फिर क्या था दोस्तों, पैसों का बंदोबस्त होते ही उन्होंने ओला ऐप को लॉन्च कर दिया। रिस्पांस इतना जबरदस्त था कि मानो लोग सालों से ओला कैब की सर्विस का वेट कर रहे हो, और लाखों लोग ओला ऐप को डाउनलोड करके उनकी सर्विसेज का इस्तेमाल करने लगे। और अब ओला कैब के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए दोस्तों डिस्काउंट, सस्ती राइड्स, ड्राइवर्स को अच्छा खासा कमीशन देकर ओला कैब ने कुछ ही महीनों में भारत का 60% कैब बिजनेस पर अपना कब्जा जमा लिया था। भावेश अग्रवाल चारों तरफ से सुर्खियों में थे, और फिर दोस्तों बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए उन्होंने टैक्सी फॉर शोर, राइडलर, फूड डिलीवरी चेन, फूड पांडा के साथ ही कई और कंपनीज को भी एक्वायर करना शुरू कर दिया। आज ओला कैब इंडिया के 250 से भी ज्यादा शहरों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और UK में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लेकिन कहानी अभी अधूरी है। दौर आया दोस्तों पेंडेमिक का, जब टैक्सीज के पहिए थम गए थे और कर्ज के पैसों से जो $1 बिलियन की कंपनी खड़ी हुई थी वो अब हिलने लगी थी, और हजारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, और सारे नए एक्विजिशंस फ्लॉप होने लगे। यहाँ तक कि दोस्तों ओला कैब का रिवेन्यू एक समय 95% तक गिर गया। लेकिन दोस्तों भावेश अग्रवाल ने समझदारी का एक काम और किया था कि साल 2017 में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के नाम से उन्होंने एक EV कंपनी की शुरुआत की थी, जो टाइगर ग्लोबल, मैट्रिक्स इंडिया, सॉफ्ट बैंक साल 2019 में एक यूनिकॉर्न बन चुकी थी।
यानी कि देखा जाए तो दोस्तों इसका भी वैल्यूएशन $1 बिलियन को क्रॉस कर गया था। ओला कैब के लड़खड़ाने से एम्स्टरडेम की एक इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी ईटरगो को एक्वायर कर लिया और अपना फोकस टैक्सी सर्विस से हटाकर ईवी सेगमेंट की तरफ कर दिया। और साल 2020 में तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ कृष्णागिरी में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाने की जगह फाइनल कर ली थी। और तभी भावेश अग्रवाल ने एक अनाउंसमेंट की कि 2021 में वह अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर देंगे। समय काफी कम था दोस्तों। एक तरफ जहां 2 व्हीलर फैक्ट्री बनाने का काम चल रहा था, वहीं ओला इलेक्ट्रिक की पूरी टीम भावेश के कमिटमेंट को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। साथ ही जब मार्केट की डिमांड को समझने के लिए ओला ऐप के जरिए स्कूटर्स को प्री बुकिंग शुरू की गई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि दोस्तों 5 लाख से भी ज्यादा बुकिंग मिल गई थी और इतने कम समय में इतने ज्यादा गाड़ियों का प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन दोस्तों अपने वादे को पूरा करने के लिए दिसंबर 21 को ओला इलेक्ट्रिक ने ओला S1 और ओला S1 प्रो को लॉन्च किया और तुरंत उन प्रोडक्ट्स की डिलीवरी की शुरुआत कर दी थी। हालांकि इनमें कई सारे फीचर्स मिसिंग थे जिसका प्रॉमिस उन्होंने लॉन्च से पहले किया था। मार्केट में आने के तुरंत बाद ही उनकी स्कूटर की काफी ज्यादा शिकायत आने लगी थी, कभी फ्रंट के सस्पेंशन की टूट जाने की तो कभी स्कूटर में आग लग जाने की। ये सारी घटनाएं सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और आफ्टर सेल सर्विस से भी लोग काफी निराश थे। लेकिन दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक फौरन एक्शन में आ गई और काफी सारे स्कूटर्स को रिकॉल किया गया। सर्विस नेटवर्क को भी काफी ज्यादा मजबूत करने के लिए काम किया गया और दोस्तों कस्टमर फीडबैक से स्कूटर की डिजाइन और सस्पेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी दूर किया गया। और दोस्तों आज की डेट में सिचुएशन पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई और साथ ही कुछ नए मॉडल्स को भी लॉन्च किया गया। इसके अलावा इजराइल की एक बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी स्टोर डॉट के साथ XFC बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ। और दोस्तों बेंगलोर में ओला दुनिया का सबसे बड़ा सेल R&D सेंटर बनाने वाला है। तो दोस्तों यह थी कंपनी की शुरुआत से लेकर अब तक की जर्नी। लेकिन दोस्तों हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ओला के सामने हीरो, होंडा, TVS जैसे बड़े बड़े जायंट मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों इन सभी के होने के बावजूद भी ओला ने अपनी पकड़ मार्केट में बहुत ज्यादा मजबूत बनाई हुई है। दरअसल पिछले कुछ बीते वर्षों में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल की कीमतों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। और इसके अलावा गवर्नमेंट भी ईवी सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए कंपनीज को PLI और कस्टमर्स को कई सारे सब्सिडी दे रही है। लेकिन दोस्तों जो पुरानी दिग्गज कंपनीज है IC इंजन वाली पेट्रोल बाइक्स का है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और डीलर नेटवर्क ओला से कहीं ज्यादा बेहतर है और ओला से बहुत ज्यादा स्टेबल भी है। यहाँ तक कि दोस्तों उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने कई सारे वर्ल्ड क्लास 2 व्हीलर को डिजाइन किया है, जो कि इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर की मार्केट में पसंद की जाती है। और सबसे बड़ी बात वह कंपनीज प्रॉफिटेबल है। जबकि ओला इलेक्ट्रिक को साल 2022 में लगभग 8,000 करोड़ और साल 2023 में लगभग 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। बाकी दोस्तों ओला कैब भी तगड़े नुकसान में है। ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल ने जल्दबाजी में कई सारे सेक्टर्स में एंटर करने की कोशिश की और कई कंपनीज का एक्विजिशन किया। लेकिन दोस्तों उनके ज्यादातर बिजनेस सफल नहीं हुए। हैवी प्रेशर और अनरियलिस्टिक टाइमलाइन की वजह से उनके एम्प्लॉइज ओला छोड़कर जा रहे थे। यहाँ तक कि दोस्तों ओला के को फाउंडर अंकित भाटी भी ओला छोड़ चुके हैं। और अगर दोस्तों हीरो, बजाज और TVS की बात करें तो उनके पास दशकों का एक्सपीरियंस अवेलेबल है। उन्होंने सिर्फ सक्सेस का ही मजा नहीं लिया है बल्कि कंपनी को डूबते हुए भी देखा है। इसीलिए यह कंपनीज कुछ भी नया करने से पहले अपने पास्ट के लर्निंग्स और फ्यूचर के चैलेंजेस को बारीकी से स्टडी करती है। ओला इलेक्ट्रिक ने जब आधे अधूरे फीचर के साथ ओला S1 और ओला S1 प्रो मॉडल को लॉन्च किया तो लोगों को काफी सारी दिक्कतें आईं। तब बजाज ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने कहा था कि हम अध पके माल को मार्केट में नहीं उतारते। और दोस्तों इसी का फायदा ओला को मिला, यानी कि फर्स्ट मूवर होने का फायदा। साथ ही दोस्तों ईवी में फ्यूचर को देखते हुए ओला को बहुत आसानी से फंड मिल गया। और दोस्तों गवर्नमेंट की PLI स्कीम्स का भी उन्होंने बहुत अच्छे से फायदा उठाया। साथ ही पेट्रोल की बढ़ती कीमत और पहले से बेहतर इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी और दोस्तों फेम स्कीम के तहत 40% की सब्सिडी मिलने के साथ इसे आम लोगों के लिए एक अफोर्डेबल ऑप्शन बना दिया। इसके अलावा दोस्तों इसके हाईटेक फीचर्स थे यूथ को काफी ज्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट किया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि ओला कब तक इन सब चीजों का फायदा उठाकर टॉप पर बनी रह सकती है। इसको समझने के लिए दोस्तों हमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेगमेंट के चैलेंजेस को जानना होगा। दोस्तों आज की डेट में अगर भारत के कुल 2 व्हीलर में इलेक्ट्रिक व्हीकल का हिस्सा देखा जाए तो वह सिर्फ 4.9% का है। और अगर वही 4 व्हीलर की बात की जाए तो वह मात्र 2% है। और सीधे सीधे शब्दों में कहे तो 2% से भी नीचे है। यानी कि दोस्तों स्कोप की कोई कमी नहीं है। लेकिन इंडिया में 2 व्हीलर की सक्सेस मेनली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, प्राइस और आफ्टर सेल्स सर्विस।
यहाँ तक कि दोस्तों लोग क्वालिटी से भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अगर उन्हें चीज अच्छी मिली तो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है दोस्तों होंडा एक्टिवा और टीवीएस जुपिटर, जिनका कंबाइंड मार्केट शेयर 60% से भी ज्यादा है, क्योंकि इनका सर्विस नेटवर्क काफी बेहतर है ही, और साथ ही दोस्तों इनका प्राइस भी 1 लाख के अंतर्गत आता है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में बिकने वाली 100 में से 92 स्कूटर्स की कीमत 1 लाख रुपए से कम है। इसलिए दोस्तों अगर ईवी वॉर को जीतना है तो स्कूटर्स की प्राइस को 1 लाख के अंदर रखना होगा, जिसे दोस्तों ओला ने कम सब्सिडी की बदौलत काफी हद तक मेंटेन करने की कोशिश की है। अब दोस्तों इस डेटा को देखकर समझ सकते हैं मई 23 में जब 40% की सब्सिडी कम करके 15 किया गया तो इलेक्ट्रिक स्कूटर के दाम में उछाल आ गया और अगले महीने ही उनकी सेल्स में तेजी से गिरावट आने लगी। दरअसल दोस्तों ओला ने अपनी R&D, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल्स सर्विस के खर्च को अपने वर्टिकल इंटीग्रेशन की मदद से काफी हद तक अपने कंट्रोल में रखा है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में दोस्तों जो सबसे बड़ा खर्च है वो इसकी बैटरी का है, जिसमें ओला का कोई भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसमें इस्तेमाल होने वाले कोबाल्ट और लिथियम के लिए हम दूसरे देशों के माइंस पर डिपेंडेंट है। हालांकि तमिलनाडु के ओला गीगा फैक्ट्री में ओला अपने स्कूटर्स की बैटरी खुद बनाती है, जिसकी कैपेसिटी फिलहाल 5 गीगावाट आवर है। और अगर दोस्तों अगले 4 सालों में उन्होंने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाकर 20 गीगावाट नहीं किया तो गवर्नमेंट उनकी सब्सिडी को खत्म कर देगी। और इसके अलावा अगर ओला की फ्यूचर फैक्ट्रीज की बात करें जहाँ पर स्कूटर्स का प्रोडक्शन होता है तो उसकी कैपेसिटी दोस्तों अभी 10 लाख यूनिट पर ईयर है, जो अगले साल तक 20 लाख होने की उम्मीद है, और फ्यूचर में दोस्तों इसको 1 करोड़ यूनिट पर ईयर तक ले जाने का प्लान है। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि इंडिया में हर साल मैक्सिमम 60 लाख स्कूटर ही बेचे जाते हैं, और दोस्तों अगर उनमें से 50% भी ईवी की स्कूटर बिकने लगे तो भी सिर्फ 30 लाख स्कूटर्स की ही जरूरत है। बाकी इससे भी ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। जहां साल 2022 में सिर्फ 6000 चार्जिंग स्टेशन थे, वह 2024 में बढ़कर 19,000 हो गए, और दोस्तों साल 2027 तक इसके 1 लाख तक पहुंचने की उम्मीद भी है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि ओला ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मार्केट में एक नए युग की शुरुआत की है, लेकिन अगर टॉप पे बने रहना है तो एक रियलिस्टिक गोल के साथ उन सभी चुनौतियों से निपटने का भी प्लान तैयार करना होगा और उनका सामना करने का हिम्मत जुटाना होगा।